वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 357 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आर के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 प्रश्न है इसमें और इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 357 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। उसका पहला प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित कायोत्सर्ग है। क्या है कायोत्सर्ग? मालाबार तट का एक प्राचीन बंदरगाह, एक यौगिक आसन, एक प्रमुख विधिक अधिकारी या एक साहित्यिक कृति। प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित शब्द कायोत्सर्ग किसका वर्णन करता है? यह एक यौगिक आसन है। सी है इसका आंसर। देखिए कायोत्सर्ग एक यौगिक आसन है जो जैन धर्म से संबंधित ध्यान प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कायोत्सर्ग का शाब्दिक अर्थ है शरीर को भूल जाना, अर्थात किसी भी प्रकार के शारीरिक आराम एवं शारीरिक गतिविधियों को त्याग देना, इस प्रकार स्थिर रहना या खड़े हो जाना जिससे आत्मा के वास्तविक स्वरूप पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। जैन धर्म में जो तीर्थकर थे, जैन धर्म में तीर्थकर को या तो योग मुद्रा में बैठा हुआ या कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़ा हुआ दर्शाया गया है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो कर्नाटक के श्रवण वेलगोला में अरिहंत बाहुबली की जो मूर्ति है वो कायोत्सर्ग मुद्रा में अवस्थित है, जिनके बारे में कहा जाता है कि आत्मा के वास्तविक स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वह 1 वर्ष के लिए कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हुए थे। दूसरा प्रश्न है, दो नदियां यहाँ पर काबिनी और चालियार नदी, आपको बताना है कि इनका उद्गम भारत के किस राज्य से होता है? काबिनी और चालियार, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। काबिनी और चालियार ये नदियां निकलती हैं केरल से। सी है इसका आंसर। देखिए चालियार जो है वो केरल की चौथी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 169 किलोमीटर। चालियार को चूलिका नदी या बेपोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। चालियार का उद्गम केरल के वायनाड पठार में एलम बलारी पहाड़ियों से होता है। यह मुख्य रूप से केरल के मामल्लपुरम जिले और कोझिकोड जिले से होकर बहती है। यह नदी लक्षद्वीप सागर में एक एस्चुरी से मिलती है, जिसके दक्षिणी भाग को चालियाम और उत्तरी भाग को बेपोर के नाम से जाना जाता है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बात करेंगे कावेरी नदी की। कावेरी नदी दक्षिण भारत में कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। यह केरल के वायनाड जिले में पनामारम नदी और मंथावादी नदी के संगम से उत्पन्न होती है और यह कर्नाटक के तिरुमकुदालु नरसीपुरा में कावेरी नदी से मिलती है। तिरुमकुदालु नरसीपुरा में काबिनी जो है वो कावेरी से मिलती है। तीसरा प्रश्न है, एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है विनवैक्स 2023 आयोजित होगा। कहाँ पर आयोजित होगा ये? भारत और वियतनाम के बीच है, ये आयोजित होगा वियतनाम में। डी है इसका आंसर। देखिए भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2023 के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिए वियतनाम के हनोई में पहुंच गई है। विनवैक्स अभ्यास 2018 में शुरू किया गया था। इसका पहला संस्करण हुआ था भारत में मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर में, और 23 वाला हो रहा है वियतनाम में। और यह एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो वैकल्पिक रूप से भारत और वियतनाम में आयोजित किया जाता है बारी बारी। एक आधा संयुक्त सैन्य अभ्यास एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक, जैसे कि भारत के लिए आरबीआई केंद्रीय बैंक है भारत का, धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को या कॉमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है, तो वह दर क्या कहलाती है? रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, रेपो रेट, एसएलआर, वैधानिक तरलता अनुपात, रेपो दर, नगद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो, या रिवर्स रेपो। देखिए कहलाता है रेपो रेट। सी है इसका आंसर, जो है 6.5% वर्तमान में। देखिए रेपो रेट वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक, जैसे कि भारत के लिए आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है और यहाँ केंद्रीय बैंक प्रतिभूति खरीदता है। पांचवा प्रश्न है, बोधि विहार वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध का को डैश हुआ था।
जन्म हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था, महापरिनिर्वाण हुआ, परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। ये दोनों तो एक ही बातें हैं। क्या हुआ यहाँ? ज्ञान प्राप्त हुआ इनको। बी है इसका आंसर। देखिए, बोधि विहार वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। जैन धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6 इंडियन पॉलिटी का 2 स्टेटमेंट वाला है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के संबंध में 2 कथन है, यहाँ पर बताने के इनमें से कौन सा सही है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 93 पर आधारित है और राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को इसके जारी होने के 3 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में अनुमोदन किया जाना चाहिए। यही गलती है। पहला वाला करेक्ट है। क्या होना चाहिए यहाँ? 2 महीने। तो दूसरा वाला गलत है। देखिए, अनुच्छेद 356 यानी भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 93 पर आधारित है, पहला सही है। अनुच्छेद 356 के अनुसार संवैधानिक मशीनरी की विफलता के आधार पर भारत के किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। सरल शब्दों में कहें तो राष्ट्रपति शासन तब होता है जब राज्य सरकार निलंबित हो जाती है और केंद्र सरकार सीधे राज्यपाल यानी केंद्र रूप से नियुक्त जो राज्यपाल है उस राज्य में कार्यालय के माध्यम से राज्य का प्रशासन चलाती है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए संसदीय मंजूरी आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को इसके जारी होने के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में अनुमोदन किया जाना चाहिए। अनुमोदन जो होगा वो साधारण बहुमत से होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बनाकर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 3 महीने नहीं 2 महीने है। और राष्ट्रपति शासन प्रारंभ में 6 महीने की अवधि के लिए होता है और बाद में इसे हर 6 महीने में संसदीय मंजूरी के साथ 3 साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। बायो हैकिंग शब्द क्या है? क्या होती है बायो हैकिंग इनमें से? बायो हैकिंग है जीवित जीवों के गुणों या क्षमताओं में सुधार करने के लिए किया जाने वाला जैविक प्रयोग। बी है इसका आंसर। बायोहैकिंग का सबसे प्रसिद्ध प्रकार है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जहां व्यक्ति अपनी शारीरिक उपस्थिति या क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का प्रयोग करते हैं। तो बायोहैकिंग जीवित जीवों के गुणों या क्षमताओं में सुधार करने के लिए किया जाने वाला जैविक प्रयोग है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी RCEP निम्नलिखित में से किस गठबंधन के सदस्य राज्यों और उसके 5 FTA यानी मुक्त व्यापार समझौता भागीदारों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है? आसियान, ब्रिक्स, G20, अफ्रीकी संघ। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। इसका उत्तर है आसियान। आसियान में कितने सदस्य देश हैं? 10 सदस्य देश हैं। क्या भारत आसियान का मेंबर है? नहीं है, पर्यवेक्षक है। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी आसियान के 10 सदस्य देशों तथा 5 अन्य देश कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड द्वारा अपनाया गया एक मुक्त व्यापार समझौता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इस समझौते पर 15 नवंबर 2020 को हस्ताक्षर किए गए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत में नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? पंचवर्षीय योजनाएं खत्म कर दी गई हैं, अब नहीं होती, लेकिन जितनी भी हो गई हैं वो परीक्षा में आज भी पूछी जाती हैं। तो नीली क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन मत्स्य उत्पादन से जो संबंधित है वो है 7वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए, नीली क्रांति भारत में इसकी शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी जो वर्ष 1985 से 1990 के बीच कार्यान्वित की गई। इस दौरान सरकार ने फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी को प्रायोजित किया। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो हुई थी 1992 से 1997 के दौरान सघन मरीन फिशरीज प्रोग्राम शुरू किया गया जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों से सहयोग को प्रोत्साहित किया गया। कुछ समय के बाद तूतीकोरिन, पोरबंदर, विशाखापत्तनम, कोची और पोर्ट ब्लेयर में फिशिंग बंदरगाह स्थापित किए गए। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 1986। ए इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर बी भी नहीं है, इसका आंसर है सी 2010। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना अक्टूबर 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत की गई थी। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के
मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। देखिए, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 में निर्धारित प्रक्रियात्मक नियमों से स्वतंत्र रूप से संचालित होता है, तो सी करेक्ट है। 11 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिभूति कागज कारखाना जिसमें भारतीय रुपया छापने के लिए कागज बनाया जाता है? नर्मदापुरम, देवास, विदिशा, बुरहानपुर। यह है मध्य प्रदेश का नर्मदापुरम जिला, ये है इसका आंसर। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में प्रतिभूति कागज कारखाना जिसमें भारतीय रुपया छापने के लिए कागज बनाया जाता है, ये करेक्ट है। 12 प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। कंवल टाइगर रिजर्व ये है तेलंगाना में, सी है इसका आंसर। देखिए, यह तेलंगाना के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है, जिसके एक तरफ गोदावरी नदी और दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सीमा है। दक्कन प्रायद्वीपीय मध्य उच्च भूमि का हिस्सा है। यह जो रिजर्व है वो गोदावरी और कदम नदियों का जलग्रहण क्षेत्र है, जो इस अभयारण्य के दक्षिण की ओर बहती हैं दोनों। हिस्ट्री का प्रश्न है। 13वां प्रश्न है, प्रसिद्ध आईने अकबरी जो अकबर के प्रशासन का विस्तृत विवरण है, किसके द्वारा लिखी गई थी? इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा है, किसने लिखी है? टोडरमल, तानसेन, बीरबल, अबुल फजल। अबुल फजल ये है इसका आंसर। देखिए, आईने अकबरी मुगल शासक अकबर के प्रशासन से संबंधित है। इसे अकबर के दरबारी भाषा के इतिहासकार अबुल फजल ने फारसी में लिखा था। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का ही एक भाग है। अकबरनामा के 3 भाग हैं, जिनमें से तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। प्रथम भाग में अकबर के किरदार और उनके प्रारंभिक जीवन का वर्णन है। दूसरे भाग में अकबर काल की घटनाओं से संबंधित है दूसरा भाग। तीसरे भाग का अर्थ है आईने अकबरी। इसमें अकबर के शासनकाल से संबंधित आंकड़े और शासन व्यवस्था संबंधी अन्य व्यवस्थाओं का वर्णन है। अकबरनामा का अंग्रेजी शब्दकोश 20वीं सदी की शुरुआत में हेनरी वेवरेज द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाए, निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ का विस्तार है? कान्हा किसली टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। देखिए, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 3 संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं: सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बोरी अभयारण्य, पंचमढ़ी अभयारण्य। इस रिजर्व में धूपगढ़ चोटी का भी विस्तार है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लोकसभा सेक्रेटेरिएट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी भारत का उच्चतम न्यायालय या भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ए है इसका आंसर, सी है, डी है इसका आंसर। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान का अभिरक्षक है। यह मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, अनुच्छेद 32 में लिखा है। नंबर 16 पर आ जाइए, पॉलिटी का एक और प्रश्न। किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए वेतन भत्ते व पेंशन संबंधी नियम निर्धारित करती है? कौन? संसद। अनुच्छेद 220, 21, 24, 23। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 221। अनुच्छेद 221 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन का भुगतान किया जाएगा जो संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, और जब तक कि इस संबंध में प्रावधान नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतन का भुगतान किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखें तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, ग्रेच्युटी, पेंशन आदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्त अधिनियम 1958 द्वारा शासित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। संविधान, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है? वैधानिक प्रक्रिया, विधि का शासन, दृष्टांत और अभिसमय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या है इसका आंसर बताइए, बी या सी? बी या सी? इसका आंसर है सी, कानून का शासन या विधि का शासन। देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की शक्ति की समीक्षा करने और कानून की वैधता या आदेश की तर्क संगतता का निर्धारण करने को संदर्भित करता है। इस सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया गया है कि जिसके तहत न्यायपालिका द्वारा कार्यकारी और विधायी कार्यों की समीक्षा की जाती है। इस सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके तहत
इसे सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके तहत न्यायपालिका द्वारा कार्यकारी और विधायी कार्यों की समीक्षा की जाती है। वेलिंगटन द्वीप जो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल आइलैंड है, स्थित है कहाँ पर? अंडमान, केरल, निकोबार, लक्षद्वीप। यह है केरल में, बी है इसका आंसर। देखिए, वेलिंगटन द्वीप भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप है। यह केरल में अवस्थित वेम्बनाड झील का एक हिस्सा है। वेलिंगटन द्वीप कोची बंदरगाह के साथ साथ भारतीय नौसेना की कोची नौसेना बेस के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19, दो स्टेटमेंट वाला जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के संबंध में दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। इसे जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा हर साल प्रकाशित किया जाता है। इस सूचकांक में एस्टोनिया ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। देखिए, एस्टोनिया दूसरे स्थान पर है। गलत है, दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला ही सही है यहाँ पर। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता को सक्षम करने का एक साधन है। इसे जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा हर साल जारी किया जाता है। पहला करेक्ट है। इसे पहली बार 2005 में प्रकाशित किया गया था। डेनमार्क प्रथम स्थान पर है 75.59% अंक के साथ शीर्ष स्थान पर है ये। एस्टोनिया जो है वो दूसरे स्थान पर है, ठीक है। और फिलीपींस जो है वो तीसरे स्थान पर है, तो दूसरा वाला हो गया गलत, क्योंकि डेनमार्क है शीर्ष स्थान पर। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। घग्गर नदी के संबंध में दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? यह उत्तर पश्चिमी हिमाचल प्रदेश में शिवालिक रेंज से निकलती है। यह अंततः राजस्थान के थार रेगिस्तान में जाकर सूख जाती है। हिमाचल प्रदेश से निकलती है क्या शिवालिक रेंज से घग्गर नदी? बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। देखिए, घग्गर नदी यह एक रुक रुक कर चलने वाली नदी है जो केवल मानसून के मौसम में बहती है, यानी मौसमी नदी हो गई ये। और यह उत्तर पश्चिमी हिमाचल प्रदेश में शिवालिक रेंज से निकलती है, तो पहला वाला सही है। यह हरियाणा राज्य से लगभग 200 मील दक्षिण पश्चिम में बहती है, जहां इसमें सरस्वती नदी मिलती है। यह अंततः राजस्थान के थार रेगिस्तान में जाकर सूख जाती है, तो दूसरा वाला भी सही है, पहला भी सही है। तो 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिल्कुल हेल्प करेंगे एग्जाम में। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। फुल टेस्ट सीरीज़ जो कि PDF सीरीज़ है, एक प्राप्त कर सकते हो आप ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। धन्यवाद।